हेलो फ्रेंड्स, मैं मुराज और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीस्टी पीस्टी पेपर में। दोस्तों, आप लोग का पेपर होने वाला है कल और उसके लिए ये वीडियो है। इसमें विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनके क्योट्स हैं जो कि पेपर में आने की बहुत संभावना है। तो ठीक है, इसको पढ़ते हैं। दो वीडियो इसके ऊपर आएंगे तो आप लोग क्या कहते हैं, देख लेना वीडियो। तो सबसे पहला देखते हैं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव बताए थे उसमें आपका कौन बताया था। इसमें जो विलियम वो हैमलेट होता है, ये कहाँ पे अपीयर हुआ है, हैमलेट प्ले में अपीयर हुआ है। और हैमलेट अपनी सॉलिलोक्वी में ये बोलता है, यानी कि आत्मकथन में खुद से बात करता है और वो कहता है कि उसको एग्जिस्ट करना चाहिए या नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। जो उसका वजूद है, हैमलेट का जो वजूद है, उसको बनाए रखना चाहिए या उसे हथियार डाल देना चाहिए। ठीक है। तो हैमलेट जो था वो अपनी क्या कहते हैं, जो घटनाएं हुई थी उससे बहुत ज़्यादा वो गुस्सा था, क्योंकि उसके चाचा ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। उसके चाचा क्लॉडियस ने हत्या कर दी थी किंग हेलमेट की। और जो उसकी माँ थी उसने शादी कर ली थी तुरंत ही 1 महीने के अंदर। तो इन सारी घटनाओं से हैमलेट बहुत ही दुखी था, बहुत ही उदास था। और वो यही कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। मैं अपने वजूद को बचाऊं या ना बचाऊं, ये सवाल है। और मैं दुश्मन के सामने हथियार डालूं या उससे युद्ध करूं। ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या बताना है, हैमलेट ने कहा था ये, और किस प्लेस से आया है, हैमलेट से आया है। अब देखेंगे क्योट नंबर 2। तो ये बहुत फेमस है, ऑल द वर्ड इज़ ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। तो ये वाला जो बहुत ही फेमस है और इसमें कहा गया है कि जो हमारी दुनिया होती है, पूरी लाइफ है, ज़िंदगी है, ये किस तरह होती है, ये एक स्टेज की तरह होती है और सभी लोग इसमें अपने अपने पात्र निभाते हैं। ठीक है। इसको भी मैंने बहुत विस्तार से बताया था कि एक ही व्यक्ति, किसी का पुत्र होता है, किसी का पिता होता है, किसी का भाई होता है, और एक सीमित समय के लिए हम लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जिस तरह जब कोई नाटक होता है तो उसमें एक्टर्स आते हैं फिर वो चले जाते हैं, उसी तरह हमारा जीवन है, कुछ दिन तक हम लोग जीते हैं और फिर हम लोग मर जाते हैं। ठीक है, ये है। और ये कहाँ से आया है, ये किस प्ले से लिया गया है, एज यू लाइक इट एक्ट 2 सीन 3 से लिया गया है। अब फ्रेंड्स, ये तो याद करना बहुत कठिन बात है, कितना आप याद करेंगे तब तो याद नहीं कर पाएंगे। तो जो मुख्य रूप से सवाल पूछा जाता है कि कहाँ से आया है, किस प्ले से, दिस क्योट्स बिलोंग टू विच प्ले। तो एज यू लाइक इट से आया है। और किसने कहा है, जेक्स सेज टू ड्यूक सीनियर। जेक ने कहा है किससे, ड्यूक सीनियर से कहा है। क्योट नंबर 3 देखते हैं, रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो। तो इसको तो देख के आप जान जाएंगे कि रोमियो जूलियट से ये लिया गया है। और ये किसने कहा है, जूलियट से ने कहा है। ठीक है, रोमियो रोमियो तुम कहाँ हो। तो इतना आसान तो आने की संभावना नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। क्योट नंबर 4, नाउ इज़ द विंटर ऑफ अवर डिसकंटेंट। ठीक है, ये हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि हमारा जो धर्म है स्टूडेंट्स का, वो पढ़ना ही है। आप लोग पढ़ ही सकते हैं, आप ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको सही बता दे कि क्या एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, नाउ इज़ द विंटर ऑफ अवर डिसकंटेंट। डिसकंटेंट माने होता है नाखुश, नाराज होना, किसी चीज़ से संतुष्ट ना होना, या कोई ऐसी चीज़ जो प्रिय नहीं है, अप्रिय है। तो ये क्योट कहाँ से आया है, रिचर्ड थर्ड से आया है। और इसको किसने कहा है, ग्लाउसेस्टर ने कहा है। ठीक है। और यहाँ पे संदर्भ, किस संदर्भ में बात हो रही है आपको बता रहे हैं। यहाँ पे उसने कहा था, ग्लाउसेस्टर ने, नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट मेड ग्लोरियस समर बाय द सन ऑफ न्यूयॉर्क। जो सन ऑफ यॉर्क है वो एडवर्ड की बात हो रही है। ठीक है, आपको पूरा बता रहे हैं। जो इसका मीनिंग क्या है, ये जो लाइन है, नाउ इज़ द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट, इसका पूरा मीनिंग है कि वी हैव रीच्ड द डेप्थ ऑफ आवर अनहैप्पीनेस एंड दैट बेटर टाइम्स आर अहेड। जिस तरह सर्दियों के बाद, सर्दियों का मौसम किसी को पसंद नहीं होता है, उसके बाद पर सर्दियों को झेलना पड़ता है, उसके बाद गर्मियाँ आती हैं। वही कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत ही बुरी बुरी घटनाएं देख ली हैं, बहुत कुछ बुरा समय देखा है, तो अब जो अच्छा समय है वो अब आने वाला है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है, एडवर्ड की बात हो रही है, द सन ऑफ यॉर्क, यानी कि एडवर्ड फोर्थ की बात हो रही है, जो कि पावर में आने वाला है, वही सत्ता में आएगा।
और जब वो सत्ता में आ जाएगा तो सब लोगों का अच्छे दिन से शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सन ऑफ यॉर्क कौन था? एडवर्ड था। वो अब राजा बनने वाला है या वो सत्ता में आने वाला है, तो गुड टाइम्स आर ऑन द वे, तो अच्छा समय आने वाला है। यहाँ पे ये बात हो रही थी। ठीक है। और ये किसने कहा है, आप लोग ये ध्यान रखें किसने कहा है ये, तो ग्लाउसेस्टर ने कहा है ये। अब देखते हैं क्योट नंबर 5। इज दिस ए डैगर विच आई सी बिफोर मी। तो डैगर नाम आते ही आप लोग जान जाएंगे कि यहाँ मैकबेथ की बात हो रही है, क्योंकि डैगर का ज़्यादातर जो इस्तेमाल हुआ है वो क्या कहते हैं, वो मैकबेथ प्ले में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसी डैगर से, इसी कटार से, इसी छुरी से मैकबेथ राजा डंगन की हत्या कर देता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंदाजा इसको लग जाता है कि ये कहाँ से आया होगा। द हैंडल टुवार्ड माई हैंड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे मैकबेथ कहता है क्या ये वही चाकू है जिसका हैंडल में मेरी तरफ है, यानी कि हैंडल मेरी तरफ है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने ही राजा डंगन की हत्या की है। किस संदर्भ में कि ये कहा गया है? ये कहा गया है कि जब 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 मैकबेथ ने किंग डंगन की हत्या कर दी थी, तो उसके बाद हेलुसिनेशन उसको शुरू हो जाता है, उसको वैसे ही भ्रम हो जाता है, और फिर वो उसको खून से सना हुआ चाकू दिखाई देता है और हैंडल उसकी तरफ होता है, और ही ट्राइज टू ग्रैब इट बट इज़ अनेबल टू डू सो। और जो मैकबेथ होता है वो भ्रम में जब वो चाकू को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो पकड़ नहीं पाता है। कुल मिला के यहाँ पे उसने बहुत ही गलत काम किया है। उसने राजधर्म का अपमान किया है, क्योंकि जो मैकबेथ था बहुत ही विश्वास पात्र था, तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा जो होती है उसको बहुत ही कचोटती है और वो हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है। ठीक है। तो डैगर देख के ही आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा कि ये मैकबेथ से लिया गया है। अब फ्रेंड, सबसे बड़ा सवाल होता है कि पहचानना कि कहाँ से लिया गया है। ये काफ़ी क्योट नंबर 6। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस। कुछ लोग जन्म से महान पैदा होते हैं, यानी कि जन्म से ही उनके अंदर टैलेंट होता है, सम अचीव ग्रेटनेस। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब एक्सरसाइज करके, मेहनत करके वो महानता हासिल कर लेते हैं। एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। पर कुछ लोग को ज़बरदस्ती जबरन महान बनाया जाता है, या उनको मतलब ये साबित मतलब कह देते हैं कि ये आदमी व्यक्ति महान है, जबकि उसके अंदर कोई महानता नहीं होती है। ठीक है। तो ये कहाँ से आया है क्योट? ये तो ये 12th नाइट से आया है और मेलवोलियो इसको कहता है। ठीक है। मेलवोलियो कहता है। मेलवोलियो कौन था? मेलवोलियो था ओलिविया का वो सहायक था, मैनेजर था। और वो मतलब जो पूरा नाटक है 12th नाइट, उसमें किस रूप में दिखाया गया है? एक विलन के रूप में दिखाया गया है। ही इज़ ऑफन पोर्ट्रेट एज द मेन एंटागोनिस्ट। उसको विलन के रूप में दिखाया गया है। ठीक है। मेलवोलियो को तो उसने ये बात कही थी, उसने ये क्योट कहा था। और क्योट नंबर 7 देखते हैं। कवर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। तो जो कायर होते हैं वो मरने से पहले भी बहुत बार मरते हैं, परंतु वीर जो होता है वो एक ही बार मृत्यु को गले लगाता है। तो ये भी पहचानना काफ़ी आसान है। जूलियस सीजर ने कहा था ये, जूलियस सीजर प्ले में। ये हो गया। और अब देखेंगे क्योट नंबर 8। फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड। ठीक है। ये पूरी लाइन है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, इसको जरूर पढ़ा होगा। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज। तो ये पूरा स्टेटमेंट है। किसने कहा है इसको? एरियल ने कहा है। सबसे याद करने वाली जो बात है, एरियल ने कहा है। और कहाँ कहा है? टेम्पेस्ट में कहा है। किससे कहा था ये? एरियल जो थी, जो कि प्रॉस्पेरो की एक उसकी सहायक थी, उसके लिए काम करती थी, सेविका थी। तो फर्डिनेंड जो था, जो कि नेपल्स का राजकुमार था, गलती से एरियल क्या समझ लेती है कि उसके जो पिता हैं वो समुद्र में डूब के मर गए हैं। क्यों ये सोचती है बात? क्योंकि एरियल ने ही समुद्र में तूफान पैदा किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो प्रॉस्पेरो था, उसका मालिक जो था प्रॉस्पेरो, तो उसका जो भाई था एंटोनियो, उसने कुछ दुश्मनों को भेजा था कि जाकर तुम उसको मार दो, प्रॉस्पेरो को। तो एरियल जो थी वो प्रॉस्पेरो की सेविका थी, क्योंकि प्रॉस्पेरो ने उसको आज़ाद कराया था साइकोरैक्स से। ठीक है। तो कुल मिला के इसकी सेविका थी और उसने ही तूफान पैदा किया था जिसमें वो सब लोग मर गए थे। तो वो गलती से क्या सोचती है कि फर्डिनेंड के जो पिता हैं वो भी मर गए होंगे, जो तूफान उसने पैदा किया था। इसमें यही बात उसने कही है बार बार कि जो तुम्हारे पिता हैं
वो 30 फीट नीचे मतलब समुद्र की तलहटी में है, और जो उनकी हड्डियां हैं वो कोरल बन चुकी हैं, मूंगा पत्थर में वो बदल चुकी हैं, और जो उनकी आंखें थी वो पर्ल्स बन चुकी हैं, यानी कि जो मोती होते हैं वो बन चुकी हैं। ठीक है, इस तरह करके उसने कहा, इस तरह उसने बताया है। और उसने कहा है कि एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी दैट वाज सपोज टू डिके हैव बीन चेंज्ड, और जो कुछ शरीर से नष्ट हुआ वो कुछ अच्छा बन गया, रिच एंड स्ट्रेंज, कुछ अच्छे में बदल गया है, ये उसने कहा है। क्योट नंबर 9 देखते हैं, ए मैन कैन डाई बट वंस। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आया है? हेनरी फोर्ड से लिया गया है। इसको किसने कहा है? फीबिल सेज टू बारडोल्फ, बारडोल्फ से कहा है। फीबिल ने बारडोल्फ से कहा है ए मैन कैन डाई बट वंस। ठीक है, तो आप लोग को रट्टा मारना है, पहले तो समझ लीजिए फिर आप रट्टा मार लीजिएगा कि कहाँ से कौन लाइन ली गई है। पूरा जो कोटेशन है, बाय माई ट्रोथ आई केयर नॉट ए मैन कैन डाई बट वंस। तो इसका बाय माई ट्रूथ का क्या मीनिंग है कि आई विल टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। आई केयर नॉट, मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ। और ए मैन कैन डाई बट वंस, एक आदमी एक ही बार मर सकता है। वी ओ गॉड ए डेथ, और हम लोगों को मतलब कि हम लोग को ईश्वर को अपनी जान देनी होती है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग का जो जीवन है वो ईश्वर का दिया हुआ है, और अंत में हम लोग को ये लौटाना होता है, यानी कि हम लोग की मौत हो जाती है। एंड लेट इट गो विच वे इट विल, ही दैट डाइज दिस ईयर इज क्विट फॉर द नेक्स्ट। और ये कह रहे हैं यहाँ पे कह रहा है फीबिल कि चाहे जैसे भी मौत आए इसको होने दो, और मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ, और जब हम इस बार मर जाते हैं तो अगली बार का वो सिस्टम शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो हम लोग के जो जीवन होता है वो ईश्वर का दिया होता है, तो अंत में हम लोग को उसको लौटाना होता है, और जब हम लोग मर जाते हैं तो हम लोग ईश्वर को जो उसने जीवन दिया है वो लौटा देते हैं। ये कुल मिला के कहा जा रहा है इसमें। ठीक, और सबसे बड़ी बात है यही कि कहाँ से आया है? हेनरी फोर्ड से आया है, और फीबिल ने इसको कहा है, बारडोल्फ से कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूल इट इज़ टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है कि यदि आपको एक थैंकलेस चाइल्ड हो जाता है, यानी कि आपका बेटा या आपका बच्चा आपका एहसान नहीं मानता है, तो ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ये इसमें कह रहे हैं। ये कहाँ से आया है? क्योट किंग लियर से आया है, और इसको किंग लियर ने कहा है। ठीक है, इसका पूरा बता रहे हैं। इसका पूरा यही मीनिंग है कि ये बहुत ही दुख की बात होती है। इट इज़ स्पेशली पेनफुल टू रेज एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हम लोग के बच्चे होते हैं वो हम लोग उनको पैदा करने में कितनी मेहनत करते हैं, जान जोखिम में डालते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर वो बच्चे बड़े होके कोई एहसान नहीं मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही किया। तो हिंदुस्तान में भी यही है, सब जगह यही चल रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो कोई भी एहसान नहीं मानते हैं, और फिर कहते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया है। तो यहीं पे किंग लियर यही बात कह रहा है कि ये बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं बच्चों के लिए, पर वो कोई भी एहसान नहीं मानते हैं। मीनिंग, दे डोंट फील द नीड टू शो एप्रिसिएशन टुवार्ड्स अदर्स, कोई भी एहसान नहीं मानते हैं। अब देखेंगे क्योट नंबर 11, फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन। तो ये तो आप लोग पहचानते होंगे बड़ी आसानी से, और शायद इतना आसान आए भी ना, लेकिन पढ़ना हमारा धर्म है, आपका धर्म है, इसलिए आप अपना धर्म निभाइए, आप पढ़ते जाइए जितना आप पढ़ सकते हैं। फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, कमजोरी ये तो औरत का ही नाम होता है। फ्रेल्टी का माने होता है चरित्र में जो कमजोरी होती है उसको बोलते हैं फ्रेल्टी। जैसे हैमलेट की माँ ने उसके पिता के मरने के 1 महीने के अंदर उसके चाचा शादी कर ली थी, तो उसका चरित्र बहुत कमज़ोर था। हैमलेट कह रहा है कि उसका चरित्र बहुत ही कमज़ोर था, और यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जो मैं अब ये जब बात जान गया हूँ कि स्त्रियाँ जो होती हैं उनका चरित्र बहुत ही कमज़ोर होता है। ठीक है, तो हैमलेट ने कहा है, हैमलेट प्ले में कहा है, बहुत ही एंग्री था, हैमलेट इज़ वेरी एंग्री, और कुल मिला के वही बात है। अब देखेंगे क्योट नंबर 12, इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड। यदि तुम मुझे सुई चुभोगे या कोई नुकीली वस्तु चुभाओगे तो क्या हमारा खून नहीं निकलेगा। इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ। यदि तुम गुदगुदी करोगे तो क्या हम नहीं हंसेंगे।
इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, क्या तुम मुझे जहर दोगे तो क्या मैं नहीं मरूंगा। एंड इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज, और यदि तुम हमारे साथ कुछ बुरा करोगे तो क्या हम बदला नहीं लेंगे। तो ये किसने कहा है, ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्योट है। कहाँ से लिया गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से। किसने कहा है, शाइलॉक ने कहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मोस्ट फेमस। प्रिक माने होता है चुभोना। कहाँ से लिया गया है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। इसका जो पूरा है आपको बताते हैं। इससे पहले की जो क्या लाइन है, हैथ नॉट ए यू हैंड्स ऑर्गन्स डिमेंशन सेंसेस, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें जो शाइलॉक होता है वो यही कहता है कि यहूदियों के भी वही इच्छाएं होती हैं, वही उनका प्यार होता है, वही खाना खाते हैं, वही बीमारियां होती हैं, सब कुछ वही होता है। तो फिर ये जो ईसाई हैं ये नफ़रत क्यों करते हैं इतना यहूदियों से। ठीक है, फिर वो वही बात कहता है कि यदि तुम मुझे सुई चुभोगे या कुछ नुकीली वस्तु चुभाओगे तो हमारे खून निकलेगा। फिर वो पूरी लाइन यही कहता है। ठीक है, तो शाइलॉक सेज दिस टू सेलेरिनो, सेलेरिनो से कहता है ये शाइलॉक। और हाँ, ये बात इसने क्यों कही थी, क्योंकि जो एंटोनियो था वो बहुत ही उसका मजाक उड़ाता था। ठीक है, इसने देखिए यहाँ पूरा कहा है कि आई विल यूज़, क्या कहते हैं, यू कैन नॉट ईट ह्यूमन फ्लैश। जो इसने शर्त रखी थी कि मैं एंटोनियो के शरीर से एक पाउंड गोश्त लूँगा, मांस काट लूँगा, तो कह रहा है कि मैं इसे खा तो नहीं सकता हूँ, बट इट विल फीड माई रिवेंज, पर इससे मेरा बदला पूरा हो जाएगा। क्यों बिकॉज ही इज़ इंसल्टेड मी, क्योंकि एंटोनियो ने मेरा बहुत अपमान किया है। एंड कॉस्ट मी $500,000 डुकैट्स, और $500,000 डुकैट्स का नुकसान हुआ है उसकी वजह से। ही हैज़ लाफ्ड एट माई लॉसेस, जब जब मुझे धंधे में या बिजनेस में, व्यापार में नुकसान हुआ है वह मुझ पर हंसा है। मेड फन ऑफ माई अर्निंग, मेरी कमाई का उसने मजाक उड़ाया है। ह्यूमिलेटेड माई रेस, मेरी जाति को, मेरे यहूदी होने को उसने बहुत अपमानित किया है। थ्वार्टेड माई डील्स, मेरी जो डील कहीं होने वाली थी उसको उसने ना हो पाए, उसके लिए उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। टर्न माई फ्रेंड्स अगेंस्ट मी, मेरे दोस्तों को भी कान भर के उसने दुश्मन बना दिया। राइव्ड अप माई एनिमीज एंड वाई बिकॉज आई एम ए ज्यू, और उसने ये बुरा व्यवहार मुझसे क्यों किया, क्योंकि मैं ज्यू हूँ, यानी कि मैं यहूदी हूँ। ठीक, तो ये बहुत ही फेमस है, वर्ड फेमस। एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही कमाल की लाइनें हैं। तो ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। किसने कहा है, शाइलॉक ने कहा है। किससे कहा है, सेलेरिनो से कहा है। ठीक है, शाइलॉक सेज टू सेलेरिनो। दोस्तों आप लोग का समय थोड़ा लग रहा है, लेकिन आप लोग अच्छी तरह पढ़ लेंगे। क्योट नंबर 13 देखते हैं। आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, मैंने प्यार तो किया पर मैं वाइज नहीं था, मैं बुद्धिमान नहीं था, मैं मूर्ख था। ये लाइन कहाँ से दी गई है, ओथेलो प्ले से दी गई है। किसने कहा था, ये ओथेलो ने कहा था। किससे कहा था, लोडोविको से कहा था। ठीक है, ओथेलो सेज दिस टू लोडोविको से कहा था। कब कहा था, जब ओथेलो ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, तो उस समय लोडोविको वहाँ पहुँचता है और उसको गिरफ्तार कर लेता है, उस समय कहा था। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ दें। देखिए यहाँ पे जो पूरा पैराग्राफ था, आई प्रे यू इन माई लेटर्स, मैं तुमसे ये विनती करता हूँ कि जब तुम मेरे ऊपर मुकदमा चलाना तो क्या क्या लिखना। व्हेन यू शैल दीज अनलकी डीड्स रिलेट, जब तुम मेरे ऊपर मुकदमा चलाना, ये बात कहता है ओथेलो लोडोविको से कहता है, क्योंकि लोडोविको ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, रंगे हाथों पकड़ लिया है। तो ये क्या कहता है कि आई प्रे यू, मैं तुमसे मिन्नतें करता हूँ, जब तुम मेरे ऊपर मुकदमा चलाना, जब सरकारी कागज बनाना मेरे अपराध की, तो ये सारी सिचुएशंस को तुम सही सही बताना। स्पीक ऑफ मी एज आई एम, मुझे मेरा सही सही व्यवहार बताना। नथिंग एक्सट्यूनेट, बढ़ा चढ़ाकर मेरी बुराई मत करना। नॉट सेट डाउन ऑट इन मैलिस, और दुर्व्यवहार की भावना से वो ना बनाना कि सिर्फ बुराई कर दो, अच्छाई न बताना। देन मस्ट यू स्पीक, और ये बात जरूर बताना। ऑफ वन दैट लव्ड, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। नॉट वाइजली बट टू वेल, पर मैं मूर्ख था, यानी कि मैं बुद्धिमान नहीं था, वाइज नहीं था।
ऑफ ऑफ वन नॉट इजली जेलस बट बीइंग रॉट। और मैं ऐसा था जिसको जिस जो जिसको मूर्ख बनाया गया। जो जो दूसरा पात्र है इयागो, उसने पूरा षड्यंत्र रचा और उसको मूर्ख बना दिया, उसको बेवकूफ़ बना दिया, परप्लेक्स्ड इन द स्ट्रीम। और मुझे फंसाया गया है, मुझे किसी तरह भ्रमित किया गया है साजिश करके। ठीक है, ये कहता है ओथेलो कहता है लोडोविको से, कहता है ये बात। यहाँ पे यहाँ यहाँ पे लोडोविको ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और कमरे में जो डेस्डिमोना थी वो थी और ओथेलो ने उसकी हत्या कर दी थी। तो वहाँ लोडोविको ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और वो कह रहा है कि अब तुम कोई मूर नहीं रहे हो, सेनापति नहीं रहे हो और अब तुमको सज़ा मिलेगी। तो वो कहता है कि रुको ज़रा एक पल के लिए। ये देखिए यहाँ पे पूरा कहता है कि वेट ए वर्ड और टू बिफोर यू गो। कहता है कि रुको, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। जब तुम अपना रिकॉर्ड्स बनाना, जब तुम मुकदमे चलाना मेरे ऊपर, सरकारी कागज़ बनाना, तो इन सारी घटनाओं का जिक्र करना कि कैसे कैसे मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, किस तरह लोगों के षड्यंत्र में मैं आ गया। और बढ़ा चढ़ाकर मुझे बुरा मत बताना। मैंने यहाँ पे कह रहा है कि यू विल हैव टू डिस्क्राइब मी समवन हु लव्ड टू मच। और मुझे यही बताना कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, बट हु वाज नॉट वाइज। लेकिन मैं बुद्धिमान नहीं था, मैं मूर्ख था। प्यार तो करता था पर मैं मूर्ख था। ठीक है, इस तरह करके उसने पूरा कहा है। और फिर इसमें ये भी कहा है कि मैं किस तरह था। डिस्क्राइब मी एज ए फूल हु थ्रू अवे ए प्रीसियस पर्ल विद हिज ओन हैंड्स। और मैं उस तरह का मूर्ख आदमी हूँ जिसके हाथ में एक खूबसूरत रत्न था पर उसने खुद ही अपने हाथ से वो कीमती रत्न फेंक दिया, जैसे कि सिली इंडियंस। या अब यहाँ पे हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है क्योंकि अमेरिका में भी इंडियंस रहते हैं, दूसरे टाइप के इंडियंस, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरी बात है, उससे मिन्नतें कर रहा है वो। ठीक, ये हो गया। और अब देखेंगे क्यूट नंबर 14। द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। डोथ माने होता है पाखंड करना। ठीक है, द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। यह जो स्त्री है या जो नाटक का किरदार निभा रही है, यह बहुत ही पाखंड कर रही है और ये बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बता रही है। ये लाइन ली गई है हैमलेट प्ले से। और किसने कहा है? गर्ट्रूड ने कहा है। गर्ट्रूड कौन थी? महारानी थी, हैमलेट की माँ थी। ठीक, और डोथ माने होता है पाखंड करना, झूठ बोलना, धोखा देना। तो यहाँ पे पूरी कहानी क्या है कि जब हैमलेट के पिता की हत्या कर देता है क्लॉडियस, उसका चाचा, और गर्ट्रूड से शादी कर लेता है, तो हैमलेट बहुत ही दुखी होता है। फिर वो क्या सोचता है कि एक नाटक करते हैं, राज दरबार में एक नाटक करते हैं, उसमें वही दिखाएंगे जो जो हुआ है और इससे हो सकता है कि जो मेरी माँ है वो होश में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ट्रिगर ए गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ द पार्ट ऑफ क्लॉडियस। मेरी माँ है जो होश में आ जाए और वो पहचान सके कि क्लॉडियस जो है वो एक विलन है और उसने ही मेरे पिता की हत्या की है। तो वो क्या करता है कि इस तरह एक नाटक करता है। जो हैमलेट है एक नाटक का आयोजन करता है। तो उसमें जो रानी बनी होती है वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलती है? वो ये बोलती है शी विल नेवर रीमैरी इफ़ हर हस्बैंड डाइज। वो कहती है कि अगर मेरा पत्नी मर जाएगा तो मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये हैमलेट ये चाहता है कि किसी तरह उसकी माँ को होश आए। तो फिर ये जब ये कहती है उस नाटक के अंदर जो वो माँ का रोल कर रही होती है, तो हैमलेट अपनी माँ से पूछता है कि आपका क्या विचार है इस बारे में। तो वो कहती है कि ये औरत जो है ये पाखंड कर रही है, झूठ मूठ का प्यार दिखा रही है। ठीक है, फिडिलिटी माने होता है वफादारी। ठीक है, तो ये झूठ मूठ का नाटक कर रही है। इससे हमको ये पता चलता है कि जो गर्ट्रूड थी वो भी मिली हुई थी। ठीक है, वो भी उसका विलेनियस कैरेक्टर है। इससे तो हमें यही पता चलता है कि वो भी मिली हुई थी क्लॉडियस से। अब देखेंगे क्यूट नंबर 15। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विद स्लीप। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही फेमस है। ये किसने कहा है? प्रॉस्पेरो ने कहा है, टेम्पेस्ट में कहा है। ठीक है, और किस अवसर पे कहा था? जब उसकी बेटी, प्रॉस्पेरो की बेटी मिरांडा की शादी किससे होने वाली थी? फर्डिनेंड से होने वाली थी, जो कि प्रिंस ऑफ नेपल्स था। शादी होने वाली थी, तो वहीं पे उसने अपनी स्पीच में कहा था ये। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही होता है कि
जो मनुष्य होता है वो समझता है, जहाँ इसका मीनिंग ये है कि जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो लगता है कि सब कुछ रियल होता है, पर वो रियल नहीं होता है, और जब हमारी नींद खत्म होती है तो स्वप्न टूट जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन में घर मकान सब कुछ बहुत कुछ बनाता है और बहुत कुछ पाने की कोशिश करता है, सब कुछ करता है, वो सोचता है कि ये सब रियल है, पर ये सब रियल नहीं है, क्योंकि आखिर में वो मर जाता है और ये स्वप्न टूट जाता है। ठीक है, तो फिलोसफिकल बहुत अच्छी लाइन है ये, कुल मिला के बहुत बड़ी बात इसमें कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात प्रॉस्पेरो ने कही थी, कब कही थी? जब उसकी बेटी मिरांडा की शादी फर्डिनेंड से होने वाली थी तब। तो अब देखेंगे क्योट नंबर 16, लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शेडो, ए पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज अवर अपॉन द स्टेज। और ये जो पूरी लाइन है, एंड देन इज हर्ड नो मोर, इट इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। से पूरी लाइन जो है, तो ये किसने कहा है? ये मैकबेथ ने कहा है। ठीक है, और इसने कब कहा था? जब इसकी जो पत्नी थी लेडी मैकबेथ वो मर गई थी, उसके बाद ही उसने कहा था कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है और हम लोग बहुत ही पुअर प्लेयर्स हैं, यानी कि हम लोग का जो बुलबुला है जीवन का वो कभी भी बत्ती गुल हो सकती है, यानी कि हम कभी भी मर सकते हैं। जो हम लोग का जीवन का बुलबुला है कभी भी टूट सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर इसका ये कहने का मतलब है। और ये एक ऐसी कहानी है जिसको एक इडियट सुना रहा है, जो क्योंकि ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जीवन की कोई वो नहीं है, कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप घर मकान बनाते रहिए, लेकिन कभी भी एक एक्सीडेंट में आपकी कहानी पूरी ख़त्म हो सकती है। तो वही बात ये कह रहा है कि इट इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, एक इडियट इस कहानी को सुना रहा है जो हमारा जीवन होता है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। और इसमें बहुत कुछ साउंड एंड फ्यूरी का मतलब है कि बहुत कुछ भाग्य दुर्भाग्य देखने को मिलता है, ये कह रहा है इसमें। मैकबेथ प्ले से लिया गया है, मैकबेथ कहता है। अब देखेंगे क्योट नंबर 17, बिवेयर द आइडिस ऑफ मार्च। तो ये जूलियस सीजर प्ले से लिया गया है। इसको किसने कहा है? सूथसेयर ने कहा है, यानी भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति ने कहा है। ठीक है, सूथसेयर सेज दिस टू सीजर। सूथसेयर माने भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति ने कहा था। क्या कहा था? कि तुम मार्च को सावधान रहना। 15 मार्च की बात हो रही थी। द वे थिंग्स हैव वर्कड आउट फॉर द टीम दिस मंथ दे शुड हैव हीडेड एंड वार्निंग। तो वो भविष्यवाणी करने वाला इसको चेतावनी देता है कि तुम मार्च में सावधान होना। और स्टोरी में क्या होता है कि 15 मार्च के दिन सीजर की हत्या हो जाती है। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आता है बिवेयर द आइडियाज़ ऑफ मार्च, 15 मार्च की बात हो रही है, जूलियस सीजर की हत्या हुई थी उस दिन स्टोरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो प्ले है उसकी कहानी के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे क्योट नंबर 18, गेट दी टू द ननरी। तो ननरी माने होता है ऐसी इमारत जहाँ नन रहती हैं, बिल्डिंग जहाँ पे नन रहती हैं उसको ननरी बोलते हैं। तो ये हैमलेट कहता है कि अब तुम चली जाओ, और तुम अब जो उसकी प्रेमिका वो फीलिया है उससे कहता है कि अब तुम जाके नन बन जाओ, सन्यासिन बन जाओ, और तुम वहाँ जाके रहो जाके। वो ऐसा बात क्यों बोलता है? क्योंकि जब उसकी माँ ने जब हैमलेट के पिता की हत्या कर दी गई, वो मर गए, तो 1 महीने के अंदर उसकी माँ ने उसके चाचा से शादी कर ली। इस घटना से हैमलेट बहुत ही उदास हो गया और उसका स्त्री जाति से विश्वास उठ गया। फिर उसने कहा कि गेट दी टू द ननरी, और अब तुम चली जाओ, तुम भी सेविका बन जाओ, इसी में ही भलाई है। क्योंकि वो उसका विश्वास उठ गया था स्त्रियों पर से। ये ही कर्सेस द फिकलनेस ऑफ ऑल वुमेन, और वो जान गया था कि सारी औरतें होती हैं, वो चरित्र इनका बहुत कमज़ोर होता है, ये आज रो रही हैं, कल कोई शादी कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह की बात थी। और वो यही बात कहता है, गो टू द ननरी, ननरी चली जाओ, जाके सन्यासी बन जाओ, साध्वी बन जाओ, ये उससे बात कहता है। ठीक, क्योट नंबर 19, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। यदि संगीत ही प्यार का भोजन होता है तो उसको होने दो। ये बात ये तो काफ़ी आसान है, आप लोग जानते होंगे। इसको ड्यूक ऑर्सिनो ने कहा है। क्यों कहा था? क्योंकि वो जो ओलिविया से प्यार करता था, काउंटेस ओलिविया से, और वो पूरा आपको बता रहे हैं। तो पूरी लाइन क्या है कि इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। अगर प्यार का जगमगल संगीत से दूर हो सकता है तो होने दो, प्यार संगीत बजने दो, संगीत होना चाहिए। तो ही इज़ इंसेंटली इन लव, तो वो बहुत प्यार करता था किससे? काउंटेस ओलिविया से प्यार करता था। और
जो उसका भाई था वो अपने भाई के मरने का शोक मना रही थी और उसने कहा था कि वो शादी नहीं करेगी बहुत दिनों तक, ठीक है, इस तरह की बात थी उसमें। तो यहाँ पे जो ड्यूक ऑर्सिनो था वो चाहता था कि ओलिविया उसके प्यार को अपना ले, इस तरह करके था। तो वो संगीत अपने जो नौकर होते हैं उससे कहता है संगीत संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करो। ये हो गया। और ये लास्ट वाला है क्योट नंबर 20। वाट इज़ इन ए नेम, ए रोज बाय एनी नेम वुड स्मेल एज स्वीट। तो ये काफ़ी आसान है, आप लोग जान जाएंगे। इसको जूलियट ने कहा था रोमियो एंड जूलियट प्लेस में, और उसने कहा था कि नाम में क्या रखा है, यदि गुलाब का नाम कुछ और होता तो भी उसमें से सुगंध आती रहती, फिर भी वो खुशबू देता। तो फ्रेंड्स, आपके लोग के लिए वीडियो बनता जा रहा है, और जो भी वीडियो आप लोग चाहते हैं वो कमेंट करके आप बताएंगे तो हम और वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।